Hello everyone. Today we will discuss development experience of India with neighboring countries comparison statement. Welcome in my YouTube channel Aroda Classes. Those who are new, please like and subscribe my channel. We already discussed in my previous video environment degradation and suggestions given by the government and aware the people to improve the quality of life. इसी के साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आ जाता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स विद नेबरिंग कंट्रीज। तीनों ही देशों हैं जो आज कहाँ पर स्टैंड करते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ थ्री कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तीनों ही देश कॉलोनिज्म का पार्ट रहे हैं और तीनों ने ही जो इंडिपेंडेंस है वो लगभग सेम टाइम पर है। इट्स मीन डेवलपमेंट का जो स्ट्रेटजीज है वो उन्होंने सेम टाइम पर ही अडॉप्ट की है। किसने बढ़िया स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी, किसने कुछ गलतियां करी, ये सारी इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बट अगर सिंपल ही ये बात कही जाए तो तीनों ही देशों ने प्रोग्रेस की है, बट सोर्सेज को वेस्ट भी किया है अगर हम चाइना को छोड़ दिया जाए तो। टिल 1980 इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना एट थ्री कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम, यानी कि इंडिपेंडेंस से लेकर 1980 तक तीनों देशों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। सेम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम चल रही थी। Where do they stand today in comparison to one another? Before we answer these questions, we shall first analyze development policy of our all these three nations. अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों की बात करते हैं तो एट थ्री नेशंस स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट एफर्ट्स एट सेम टाइम। क्यों? क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट फ्रीडम इन 1947 एंड चाइना केम इनटू एग्जिस्ट इन 1949। मीन्स से तीनों की इंडिपेंडेंस के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडिया और चाइना ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर थे और चाइना मोस्टली क्या है फ्रेंच के अंडर में रहा है और बाद में उसके ऊपर ब्रिटिश का भी क्या है कॉलोनिज्म रहा है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि तीनों कंट्रीज़ के हैं एक कॉलोनीज़ के रूप में काम किए, जिन्हें यूरोपियन कंट्रीज़ ने हमारे तीनों कंट्री के सोर्सेज को यूटिलाइज किया है। Let's take example of the India. Since 1953, India has completed more than 6 decades of planning. क्योंकि 1951 के अंदर हमने प्लानिंग शुरू की थी, फाइबर प्लानिंग शुरू की थी, इंडस्ट्रियल प्लानिंग शुरू करी थी। तब से लेकर अब तक इंडिया के 12 5-year प्लानिंग कंप्लीट कर चुका है और अब इंडिया ने 2015 से प्लानिंग कमीशंस को रिप्लेस कर दिया है विद नीति आयोग से, ताकि मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए। अगर हम लैंड एरिया की बात करते हैं तो 32,68,090 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टोटल एरिया है। पॉपुलेशन 130 करोड़ के नियर अबाउट है और जीडीपी है वो क्या है 8.7 ट्रिलियन है अकॉर्डिंग टू 2017 करंट प्राइस के ऊपर। पर कैपिटा इनकम हमारी क्या है वो 64,427 है अकॉर्डिंग टू 2017 डाटास। अगर हम यहाँ से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। पॉपुलेशन बस बहुत ज़्यादा है, सेकंड इन अ वर्ल्ड इन पॉपुलेशन। व्हेन इंडिया इंडिपेंडेंट, इंडिया फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। To solve this problem, India is not capable to adopt fully capitalism and fully socialism. So Indian reformers and Indian economists sit together and agree on mixed economy. Why a mixed economy? Because one sector provide basic facilities to improve the quality of life
Those are poor and unemployed provide employment also. And another hand there is private sector which can grow our India fast. So हमने क्या किया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। लेकिन इस मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ साथ हमने जो 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट करी, इंडिया के अंदर ड्रामेटिकल चेंज हुआ। बट जितने सोर्सेज हमने यूटिलाइज किए उतने हमें परफॉर्मेंस नहीं मिली। तब 1991 के अंदर एक ऐसा डिकेड आया, एक ऐसा टाइम आया कि इंडिया फेल टू मेंटेन अवर इकोनॉमी। तो हमने 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया। हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया, किससे, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर। पहले पब्लिक सेक्टर डोमिनेट था, अब धीरे धीरे हम क्या पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट को डोमिनेट बनाते जा रहे हैं। और हमारे जितने भी नेशनलिज्म सेक्टर्स हैं, PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनको धीरे 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 हम प्राइवेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं LPG ग्रोथ मॉडल। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल तेजी से बढ़ा है। दिस पॉलिसी emphasizes a bigger role in the private sector। इससे क्या होगा, फॉरेन कैपिटल आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। यानी कि हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू FII एंड FDI दोनों को इम्पोर्टेंस दी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मीन्स विदाउट एनी ओनरशिप, यानी कि पहले हमारे जो फॉरेनर इन्वेस्टर थे वो हमारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, हमारी पेंशन स्कीम्स के अंदर पैसा नहीं लगा सकते थे। अब वो हमारे देश के अंदर विदाउट एनी ओनरशिप पैसा लगा सकते हैं और उसको प्रॉफिट अर्न करके जा सकते। दूसरा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने इम्पोर्टेंस दी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर बाहर की कंपनीज हमारे देश की कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया के अंदर क्या है सेटअप करेगी अपना, जिससे क्या ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, इसका फ़ायदा भी हुआ। उसके अंदर हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम चलाए ताकि फॉरेनर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जा सके। हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए ताकि हमारी देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे देश की जो कंपनीज़ हैं वो वर्ल्ड लेवल तक कम्पिटिट कर पाएँ। तो हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेटअप किया। अब हमारे देश के अंदर मोर देन 46 एग्रीकल्चर जोन्स हैं जहाँ पर इंटरनेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है ताकि हमारे देश के प्रोडक्ट की डिमांड क्या बढ़े, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि रिलायंस है, MDH है, एयरटेल है एंड टाटा है, JP है। इन कंट्रियों ने इन कंट्रीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है ये दूसरी कंट्री से बढ़ी है। इसके अंदर हमारी कंट्रीज़ क्या MNC तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करते हैं GDP और इकोनॉमिक ग्रोथ की, कंपेयर टू 1951 हमारी GDP एंड पर कैपिटा इनकम दोनों ही बड़े हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हुआ है, हमारे देश के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ की डिमांड बढ़ी है। बट ड्यू टू द मोर पॉपुलेशन इतने ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ ग्रेटर देन ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन लेवल। इस कारण से क्या है, हमें थोड़ी सी चूक हुई है, उस चूक को हमें सेट करना है। और कहाँ पर कैसे करेंगे ये आगे। सेकंड आता है इसका चाइना। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो 1949 के अंदर चाइना इंडिपेंडेंट हुआ। रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टेब्लिश अंडर वन पार्टी रूल। मीन्स हमारे देश के अंदर क्या मल्टी पार्टी सिस्टम था, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। इसने वन पार्टी मतलब ये ज़्यादा सोशलिज्म कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट है। ऑल द मेजॉरिटी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंक्लूडिंग लैंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज वर ब्रॉट अंडर द स्टेट कंट्रोल। इट्स मीन revolution in 1949 Chinese economic system was declared as a communist government। तो इसके अंदर कम्युनिस्ट का मतलब क्या है कि ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन टेक बाय द गवर्नमेंट, नॉट टेक बाय द पीपल, नो राइट ऑफ इंडिविजुअल लैंड एंड प्रॉपर्टी, ऑल आर अंडर द चाइना। अगर लैंड एरिया की बात करें तो
95,61,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पॉपुलेशन 137 करोड़ है, हमारे देश से ज़्यादा है। जीडीपी भी इनकी ज़्यादा है, 19.8 ट्रिलियन है। पर कैपिटा इनकम हमारे देश से बहुत ज़्यादा है, $15,309 है। इसका मतलब चाइना की प्रोग्रेस हमारे देश से ज़्यादा है। इन अदर वर्ड, चाइना इकोनॉमी बिकम ए कॉमन इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी लाइक ए रशिया। सबसे रशिया ने बनाया था, वहाँ पर रशियन क्रांति आई थी। और यहाँ पर क्या, मायो क्रांति, इसे मायो के नाम से बोला जाता है। डेवलपमेंट ऑफ चीन इकोनॉमी कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड। वन इज मायो पीरियड, जिसे प्री रिफॉर्म पीरियड बोलते हैं, 1949 टू 1976। सेकेंड है द पोस्ट मायो के बाद वाला पीरियड है, मायो ईरा। और रिफॉर्म पीरियड 1976 टू ऑनवर्ड। वी शैल कंसिडर डेवलपमेंट पॉलिसी ड्यूरिंग द 2 पीरियड। सेंट्रल प्लानिंग सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि जो मायो की पॉलिसीज थी वो थी कम्युनिस्ट टाइप की पॉलिसी, जिसमें सोशलिज्म था, जिसके अंदर क्या है, कॉमन सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन थी, ज्वाइंट फार्मिंग थी, एंड ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन टेक बाय द गवर्नमेंट, नो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैव अंडर द पर्सन। रिमूव द मार्केट सिस्टम, इसने क्या किया, मार्केट सिस्टम को रिमूव कर दिया। मेन फीचर सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमी आर एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मीन्स फुली सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म। फिर क्या हुआ, मायो ने एक थोड़ा चेंज किया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना था। तो मायो अडॉप्ट ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इन 1958। अब इसमें क्या था, उसने लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप करने के लिए इंकरेज किया, ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कंट्री यार्ड के अंदर, गांव के अंदर, रूरल एरिया के अंदर क्या अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करें। इट एम्ड एट कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन लार्ज स्केल। पीपल वर इंकरेज टू सेटअप इंडस्ट्री इन देयर बैकवर्ड एरियाज। एज रिगार्ड एग्रीकल्चर, चाइना रिस्टोर कॉमन सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन अंडर विच पीपल कल्टिवेट लैंड collectively. About 26,000 commons convert almost the entire farm population in 1958. लेकिन इसका थोड़ा सा लॉस हुआ, क्योंकि एक तो ग्रेट रिफॉरवर्ड कैंपेन विद मैनी प्रॉब्लम्स। क्यों हुआ, क्योंकि ड्रोट आ गया, सूखा आ गया, जिस कारण से 30 मिलियन पीपल क्या है मारे गए। मिलियन मतलब 30 लाख लोग क्या है मारे गए। व्हेन रशिया हैड कन्फ्लिक्ट विद चाइना, तो रशिया ने अपने जो प्रोफेशनल थे विड्रॉ कर लिए, जिस कारण चाइना को प्रॉब्लम आई। तो चाइना को पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत थी। फिर उसमें और क्या किया, चेंज किया, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 1966 के बाद इसको जब अडॉप्ट किया गया, तो जितने भी चाइना के यंगर थे, यूथ है, स्किल्ड है, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको गांव में की तरफ भेजा गया कि जाओ स्टडी करके आओ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करो ताकि प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया जा सके। इसके लिए लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट की गई और फॉरेन कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, ताकि क्या है, चाइना की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। यही एक रिफॉर्म था 1978 के अंदर, जिस कारण से चाइना इंडिया और पाकिस्तान से आगे निकल गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ inform and discuss with me if you have any problem.